हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि इसमें ऑस्मोसिस चल रहा था इसके पहले वीडियो में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे नीट पेपर हो चाहे बोर्ड पेपर हो, जो है वो। आज हम अगली हेडिंग लेके आते हैं, प्लाज्मोलिसिस। या इसकी हिंदी होती है जीवद्रव्य कुंचन होता है। इसकी हिंदी जो होती है वह होता है जीवद्रव्य जीवद्रव्य कुंचन। या इसकी हिंदी क्या होती है, इंग्लिश क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस होता है। लेकिन इसको पहले स्टार्ट करें, इसके पहले चैनल सब्सक्राइब कर इससे क्या फायदा होता है, करीब वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। और इसको शेयर करने से क्या फायदा होता है, जो आप दूर होते हैं उनके पास तो बच्चों वीडियो ये पहुंचता रहेगा। तो इसमें अगली हेडिंग आती है जीवद्रव्य कुंचन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो जीवद्रव्य के कुंचन के संबंध में कोशिकारक के सापेक्ष विलयन जो होता है, निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं वो। नंबर 1 हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन। और नंबर 2 होता है आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। और नंबर 3 होता है हाइपरटॉनिक, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। तो पहला होता है हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, और इसकी हिंदी होती है अल्पराशरी विलयन। यदि जो होता है वो, यदि इस प्रकार के विलयन की सांद्रता और परासरण दाब जो होती है कोशिका रक्ष की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। माने इस प्रकार के विलयन की जो सांद्रता होती है और जो परासरण दाब होता है, यह कोशिका रक्ष की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। अतः जल के अणु जो होता है, इसमें से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव में प्रवेश कर कोशिका रस की स्फीत को जो होता है वो कोशिका रस को स्फीत कर देते हैं वो। और यदि कोशिका रस की सांद्रता 0.5 mm है वो, तो इससे कम सांद्रता वाला विलयन जो होता है कोशिका रस की अपेक्षा जो होता है अल्पराशरी होता है वो। एक इसके बारे में रहा, ये रहा हाइपोटॉनिक सोल्यूशन है जो है वो। अगला होता है आइसोटॉनिक सोल्यूशन है वो। आइसोटॉनिक इसमें क्या होता है, इस प्रकार के विलयन की जो सांद्रता होती है और परासरण दाब जो है कोशिका रस की सांद्रता और परासरण दाब के समान होता है। माने इसमें क्या होता है, विलयन की सांद्रता और परासरण दाब जो होता है कोशिका रस की सांद्रता और परासरण के दाब क्या होता है, समान होता है वो। और जिससे यह कोशिका द्रव्य की ओर गति करता है वो। अतः जो होती है कोशिका जो होती है इसमें, इस अवस्था में कोशिका जो होती है आइसोटॉनिक अवस्था में कोशिका समान बनी रहती है वो। अब होती अगला होता है हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। यह इसकी हिंदी होती अल्पराशरी विलयन। इस विलयन की सांद्रता एवं परासरण दाब जो है वो कोशिका द्रव्य की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। माने क्या मतलब, इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। अतः कोशिका द्रव्य में से जल के अणु बाहर की ओर गति करने लगते हैं और इसका परिणाम क्या हो जाता है, कोशिका द्रव्य जो होती है वो संकुचित हो जाती है वो। और अगला होता है ईसास्मोसिस एंड प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट आता है ईसास्मोसिस एंड प्लाज्मोलिसिस। ईसास्मोसिस एंड प्लाज्मोलिसिस, और इसकी हिंदी होती है वही परासरण और जीवद्रव्य कुंचन होता है वो। तो पौधों की एक कोशिका को यदि जो होता है इंसिपिएंट सॉल्यूशन में, अर्थात जिसका परासरण दाब जो है मृतिका रस के परासरण दाब के समान हो रखा जाए, तो पादप कोशिका जो होती है अपनी प्राकृतिक अवस्था में बनी रहती है वो। और इस प्रकार से जो होता है, इसके विपरीत यदि पादप कोशिका को हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, माने यदि बाहरी विलयन का परासरण दाब कोशिका के मृतिका रस के परासरण दाब की तुलना में अधिक हो में रखा जाए, तो परासरण के नियमानुसार कोशिका का जल की अणु होता है वह इस ऑस्मोसिस के फलस्वरूप जो होता है बाहर निकलता है वो। अर्थात जल के अणु जो होता है मृतिका रस से बाहर विलयन में आ जाते हैं वो। इस स्थिति में कोशिका द्रव्य जो होती है कोशिका भित्त से पृथक होकर के संकुचित हो जाती है। इसका प्रमुख यह कारण होता है मृतिका रस में निकलने के फलस्वरूप कोशिका की स्फीत दशा में कमी आ जाती है वो। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं वो। और कोशिका की इस ऐसी अवस्था को जो होता है हम फ्लैसिड कंडीशन कहते हैं। माने इस अवस्था में क्या हो जाता है,
कि कोशिका जो होती है बिल्कुल सिकुड़ जाती है या फ्लैसिड हो जाती है जो है वो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको क्या कहते हैं, एक्सॉस्मोसिस एंड द प्लाज्मोलिसिस, या इसकी हिंदी होती है वही परासरण एवं जीवद्रव कुंचन होता है वो। अगला होता है इंडास्मोसिस एंड प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट होता है इंडास्मोसिस एंड प्लाज्मोलिसिस, और इसकी हिंदी होती है अंतःपरासरण एवं जीवद्रव कुंचन। तो एक ऐसी पादप कोशिका जिसमें जीवद्रव कुंचन हुआ हो, माने प्लाज्मोलिसिस हुआ हो, जीवद्रव संकुचित होकर के कोशाभित्ति के एक ओर की ओर जो होता पृथक हो जाता जो है वो। माने इस अवस्था में क्या होता है कि जो कोशिका भित्त होती है उसमें क्या होता है, जीवद्रव जो होता है एक ओर सिकुड़ जाता है, माने ऐसे हो जाता है, शायद हो जाता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है, देखिए यहाँ न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पर एक्सटर्नल सब्सटेंस भर जाता है वो। अब होती है कि सेल मेम्ब्रेन हो गया, एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल होती है जो है वो। अब आती है एक ऐसी पादप कोशिका जिसमें जीवद्रव कुंचन हुआ, माने प्लाज्मोलिसिस हुआ हो, तो जीवद्रव संकुचित होकर कोशिका भित्त में एक और पृथक हो जाता है वो। इसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और यदि बाहर के विलयन का परासरण दाब कोशा के वृत्तिकार रस के परासरण दाब की तुलना में कम हो, तो ऐसे विलयन को हम अल्परासरी विलयन कहते हैं। इसमें अगर रखा जाए तो जल के अणु जो होता है परासरण के नियमानुसार बाहर के विलयन से ऋतिका रस की ओर अधिक जो होता है संख्या में जाते हैं, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम इंडास्मोसिस कहते हैं वो। और परिणाम स्वरूप जो होता है कोशा पूर्ववत स्थिति में अर्थात स्फीत दशा में आ जाती है। ऐसी प्रक्रिया जो होती है इसको हम डीप्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं। माने क्या मतलब, यदि कोशा को पूर्ववत स्थिति में स्फीत दशा में आ जाती है तो एक क्रिया जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डीप्लाज्मोलिसिस कहते हैं वो, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। अब होती है अगली हेडिंग होती है टर्गर प्रेशर। नेक्स्ट आता है टर्गर प्रेशर, या इसको शॉर्ट में टीपी कहते हैं, और इसकी हिंदी होती है स्फीत दाब, या इसे क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो टर्गर प्रेशर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एसएल हो गया, ये क्या हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेल वॉल हो जाएगी, और यहाँ पर एक ए हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन, और ये वाला हो गया सेल वॉल हो गया, सेल वॉल। तो इस क्रिया में क्या होता है, वह दाब जिसके द्वारा जीवद्रव कला या सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन जो होती है एक कोशिका भित्त माने सेल वॉल के ऊपर दाब डालती है वो, इसे हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। माने वह दाब जिसके कारण जीवद्रव कला जो होती है वह सेल वॉल के ऊपर दाब डालती है, इसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। या वह दाब जो स्फीत कोशिका में जीवद्रव कला द्वारा कोशिका भित्त पर डाला जाता है, तो स्फीत दशा टर्गर प्रेशर कहलाता है वो। अब होती है कि पौधों की कोशिका में बाहर की ओर सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज से बनी हुई एक निर्जीव दृढ़ जो होती है सलवार पाई जाती है, और जिसके अंदर जो जीवद्रव का होती है वो। अब कोशिका में कोशिका द्रव्य और उसमें पाए जाने वाले कोशिकांग होते हैं, और यदि पौधे को किसी जीवित कोशिका को शुद्ध जल में रखा जाता है तो कुछ समय बाद जो होता फूल जाता है वो, और फटती नहीं है वो। ऋतिका रस के कारण जो होता परासरण दाब जो होता धीरे धीरे अधिक होने लगता है, और जल के अणु जो होता है कोशिका के अंदर स्थित घोल की परासरणिक सांद्रता अधिक होने के कारण जो होता है बाहर कोशिका में विकसित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप जीवद्रव फैलता है, और यह जीवद्रव कला जो होती है कि कोशिका भित्त को धकेलता है वो, और जीवद्रव कला जो है वो सेल वॉल के ऊपर जो होता है एक प्रकार का ये दाब डालता है वो। पौधों की कोशिकाएं कोशिका भित्त की उपस्थिति के कारण विभिन्न परासरणिक सांद्रताओं को सहन करने में क्षमता रखती हैं। कोशिका के अंदर जल द्वारा उत्पन्न इस बहिर्मुखी दाब को हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर स्फीत दाब कहते हैं वो। और इसमें क्या होता है, कोशिका की स्फीत दशा, और इस दशा को क्या कहते हैं हम, टर्जिडिटी, या इसको हम स्फीत दशा कहते हैं। माने कि ये क्या लगाती हैं, स्फीत दाब, या इसको क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे नीट को चाहे बोर्ड में इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट हेडिंग आता है वॉल प्रेशर। नेक्स्ट हेडिंग वॉल प्रेशर,
या इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं हम, WP कहते हैं, या इसकी हिंदी होती है भित्ति दाब होता है वो, भित्ति दाब। इससे मेम्ब्रेन हो गया और यहां पर सेल वॉल हो गया जो है वो, सेल मेम्ब्रेन हो गया और सेल वॉल हो गया जो है वो। तो कोशिका की स्फीत दशा जो होती है में कोशिका के अंदर उपस्थित जल कोशिका झिल्ली की बाहर की ओर ढकेलता है वो, और दृढ़ एवं अप्रत्याश कोशिका वृत्ति जो होती है बराबर या समान तथा विरोधी दाब उत्पन्न करता है। माने क्या मतलब कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है एक विरोधी दाब उत्पन्न करता जो है वो सेल वॉल, और जो होती है इसमें सेल वॉल द्वारा उत्पन्न दाब को हम क्या कहते हैं, इसको हम वॉल प्रेशर कहते हैं। माने कोशिका की स्फीत दशा में कोशिका के अंदर मौजूद जल कोशिका झिल्ली की बाहर की ओर, कोशिका झिल्ली को बाहर की ओर क्या धकेलता है वो, और दृढ़ एवं अप्रत्यक्ष कोशिका वृत्ति जो होती है बराबर एवं समान एक विरोधी दाब उत्पन्न करता है वो, और कोशिका वृत्ति द्वारा उत्पन्न दाब को हम क्या कहते हैं, इसको हम वॉल प्रेशर कहते हैं वो। अब आती कोशिका की कोशिका वृत्ति जो होती है दृढ़ एवं अप्रत्याश होने के कारण जो होता है स्फीत दाब के बराबर परंतु विपरीत दिशा में ये जो होता है जीव द्रव पर दाब डालती है वो, और इससे क्या कहते हैं, इसे हम वॉल प्रेशर या विद्दाब कहते हैं वो। और ऐसी स्थिति जिसमें कोशिका का आयतन समान हो, पूर्ण स्फीत कोशिका या साम्य अवस्था में हो, तो इसमें क्या होता है, कोशिका की साम्य अवस्था माने जो टारगेट प्रेशर होता है, टारगेट प्रेशर वो बराबर होता है वॉल प्रेशर के होता है, माने टारगेट प्रेशर इक्वल टू जो होता है ये वॉल प्रेशर की होता है जो है वो। अब होती है जब कोशिका जब स्फीत दाब में वृद्धि होती है तो कोशिका वृत्ति जो होता है समान एवं विरोधी जो होता है अपोजिट प्रेशर लगाती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वॉल प्रेशर या इसे हम वृत्ति दाब कहते हैं। अब होती है कि अगला होता है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट आर सक्शन प्रेशर, DPD और सक्शन प्रेशर, इसको हम जो होता है साथ में विसरण दाब न्यूनता या इसे हम चूषण दाब कहते हैं जो है वो। तो विसरण तो आज के इतना पर्याप्त सिलाई कर, धन्यवाद।